हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। आपने होल टाइम डायरेक्टर्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। देखिए, होल टाइम डायरेक्टर वैसे डायरेक्टर को कहा जाता है जिसको कि कंपनी ने अपॉइंट किया है फुल टाइम बेसिस पे। नाम से ही पता चल जाता है होल टाइम, मतलब कि वैसा डायरेक्टर जिसको कि कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया गया है फुल टाइम बेसिस पे, और ये कंपनी का जो डे टू डे ऑपरेशंस रहता है उन सब में एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। तो वैसे डायरेक्टर को होल टाइम डायरेक्टर कहा जाता है। अब यहाँ पे होल टाइम डायरेक्टर को लेकर के आरबीआई ने प्राइवेट बैंकों के लिए एक नए डायरेक्टिव को इशू किया है। आरबीआई ने क्या कहा है? आरबीआई ने कहा है कि अब प्राइवेट बैंक के बोर्ड में कम से कम 2 होल टाइम डायरेक्टर्स होगा। इस बात को इंश्योर करने के लिए आरबीआई ने प्राइवेट बैंकों को कहा है। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। जिस सर्कुलर के माध्यम से आरबीआई ने इस डायरेक्टिव को इशू किया है प्राइवेट बैंकों के लिए, उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप लोगों के लिए ही उस चैनल को क्रिएट किया गया है ताकि आप लोग आसानी से, बहुत सारे लोग पीडीएफ का डिमांड करते हैं, तो वहाँ से जाकर के आप लोग आसानी से, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वहाँ से जाकर के आप आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सर्कुलर में कौन कौन सा बात कहा गया है उसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अभी फिलहाल, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो नियम है ये किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो जितना भी आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देख रहे हैं उन सबके ऊपर ये नियम एप्लीकेबल होगा, और जो होली ओन सब्सिडरीज है फॉरेन बैंक्स का, उन सबके ऊपर भी ये नियम एप्लीकेबल होगा। पेमेंट बैंक्स और लोकल एरिया बैंक्स के ऊपर ये नियम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये एप्लीकेबिलिटी को हमने देख लिया। अब देखिए, सर्कुलर में जो भी कहा गया है उसको तो हम अच्छे से समझेंगे ही, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अभी क्या पूरा नियम है। जो कमर्शियल बैंक्स है उसके अंदर जो एमडी एंड सीईओ को अपॉइंट किया जाता है, जो होल टाइम डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, तो उसके टेन्योर को लेकर के क्या नियम है, अपर एज लिमिट को लेकर के क्या नियम है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, अभी के नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी भी कमर्शियल बैंक के अंदर एमडी एंड सीईओ के पोस्ट पे है, या फिर वो उस बैंक के अंदर होल टाइम डायरेक्टर के पोस्ट पे है, तो इस पोस्ट पे वो लगातार 15 साल से ज़्यादा पीरियड तक काम नहीं कर सकता है। ये अभी नियम है। और देखिए, ये नियम क्यों है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इतने बड़े पोस्ट पे ज़्यादा समय तक काम करेगा तो उसके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ जाएगा। तो वो उस पावर का, उस कंट्रोल का मिसयूज ना करे, इस चीज को रोकने के लिए ये नियम है। अब देखिए, 15 साल के बाद अगर बैंक का जो बोर्ड होता है उसको ऐसा लगता है कि जो भी इंडिविजुअल है उसको रीअपॉइंट किया जाना चाहिए, इसको रीअपॉइंट करने से बैंक को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, तो वो व्यक्ति एलिजिबल होगा रीअपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन 3 साल के बाद वो एलिजिबल होगा। 15 साल उसने काम कर लिया, अब उसको अपने पोस्ट से हटना पड़ेगा और उसके 3 साल के बाद वापस से उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है उस सेम बैंक में एमडी और सीईओ के पोस्ट पे या फिर होल टाइम डायरेक्टर के पोस्ट पे। ये अभी नियम है। और देखिए, ये जो 3 साल का कूलिंग पीरियड है, इस कूलिंग पीरियड के दौरान वो व्यक्ति बैंक के अंदर किसी भी दूसरे पोस्ट पे अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ना ही तो उस बैंक के अंदर किसी दूसरे पोस्ट पे अपॉइंट किया जा सकता है, ना ही तो उस बैंक का अगर कोई सब्सिडरी है, कोई ग्रुप एंटिटीज है, तो उसके अंदर भी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी भी दूसरे पोस्ट पे अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। तो ये हमने बात कर लिया टेन्योर के बारे में। अब अगर हम देखें अपर एज लिमिट के बारे में, तो देखिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर एमडी एंड सीईओ के लिए और जो होल टाइम डायरेक्टर्स है उसके लिए अपर एज लिमिट कितना है? 70 ईयर्स अपर एज लिमिट है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 70 साल से ज़्यादा हो गई है वो व्यक्ति इस पोस्ट पे कंटिन्यू नहीं कर सकता है। ये अभी नियम है। अब देखिए, ये यहाँ पे जो 70 ईयर्स है ये ओवरऑल लिमिट है। जो भी इंडिविजुअल बैंक का बोर्ड है उसको ये छूट दिया गया है कि वो अपने इंटरनल पॉलिसी में लोअर रिटायरमेंट एज को तय कर सकता है। यानी कि ये क्या हो गया? ओवरऑल लिमिट हो गया 70 ईयर्स। अब अगर कोई बैंक चाहता है तो वो इससे कम वो लोअर रिटायरमेंट एज सेट कर सकता है होल टाइम डायरेक्टर्स या फिर जो एमडी एंड सीईओ है उसके लिए। मान लीजिए उसने 65 ईयर सेट कर लिया, 60 ईयर सेट कर लिया, तो अगर किसी व्यक्ति का एज 60 ईयर्स हो जाता है, 65 ईयर्स हो जाता है, तो उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं करेगा। ये यहाँ पे कहा जा रहा है।
अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर कि सर्कुलर में कौन कौन सा बात कहा गया है। देखिए, सबसे पहले तो आरबीआई ने सर्कुलर में कहा है कि अभी बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो रूल रेगुलेशन को लेकर के चैलेंजेस हो, फाइनेंशियल लैंडस्केप को लेकर के चैलेंजेस हो, तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो अलग अलग चैलेंजेस है, उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए बैंक के अंदर एक इफेक्टिव सीनियर मैनेजमेंट टीम होना चाहिए, एक प्रभावी सीनियर मैनेजमेंट टीम होना चाहिए। अब सीनियर मैनेजमेंट टीम में कौन कौन आता है? CEO एंड MD, इसके अलावा जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स होता है, तो ये सब सीनियर मैनेजमेंट टीम के अंदर आता है। तो बैंक के अंदर एक इफेक्टिव सीनियर मैनेजमेंट टीम होना चाहिए अलग अलग चैलेंजेस को फेस करने के लिए। और साथ ही में देखिए, सीनियर मैनेजमेंट टीम हेल्प करता है सक्सेशन प्लानिंग में भी। अब सक्सेशन प्लानिंग में किस तरीके से ये मदद करता है? जैसे कि मान लीजिए किसी बैंक में कोई व्यक्ति MD एंड CEO के पोस्ट पे काम कर रहा है और उसका टेन्योर अभी खत्म होने वाला है, तो इस केस में क्या होगा कि अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बैंक वेट करेगा कि चलो ठीक है, ये MD एंड CEO रिटायर होने वाले हैं, इनको रिटायर होने देते हैं, रिटायर होने के बाद दूसरे MD एंड CEO को अपॉइंट किया जाएगा आराम से। ऐसा तो बैंक नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो सीनियर मैनेजमेंट टीम होता है, वो क्या करता है, वो यहाँ पे उसके पास पूरा प्लानिंग रहता है कि अगर ये जो MD एंड CEO हैं वो रिटायर होते हैं या फिर इसका टेन्योर अगर खत्म होता है, तो इस केस में किसको अपॉइंट किया जाएगा। सीनियर मैनेजमेंट टीम के द्वारा ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया जाता है किसी इंडिविजुअल को इस पोस्ट के ऊपर। तो इस तरीके से ये सक्सेशन प्लानिंग में मदद करता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सर्कुलर में आगे क्या कहा गया है, तो आगे देखिए सर्कुलर में कहा गया है कि इन्हीं सब इश्यूज को, इन्हीं सब चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए बैंक को यहाँ पे, और बैंक का मतलब यहाँ पे क्या है, जितना भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, तो जितना भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनको यहाँ पे कहा गया है कि इस बात को वो इंश्योर करें कि बैंक के बोर्ड में कम से कम 2 होल टाइम डायरेक्टर्स हो, इंक्लूडिंग MD एंड CEO। अब इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, देखिए, एक तो MD एंड CEO रहेंगे ही, इसके अलावा एक और होल टाइम डायरेक्टर्स हो, इस बात को इंश्योर करने के लिए आरबीआई ने प्राइवेट सेक्टर बैंकों को कहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक तो MD एंड CEO रहेंगे ही, इसके अलावा एक और होल टाइम डायरेक्टर्स होना चाहिए। ये यहाँ पे इसका मतलब है 2 होल टाइम डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग द MD एंड CEO। और ये देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ होल टाइम डायरेक्टर्स के बारे में आरबीआई ने कहा है बैंकों को। अब एग्जैक्ट कितना होल टाइम डायरेक्टर्स होगा, इसको लेकर के आरबीआई ने कहा है कि वो बैंक का जो बोर्ड है वो डिसाइड कर सकता है अलग अलग फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कि बैंक का साइज ऑफ ऑपरेशन क्या है, मतलब कि इसका कितना ब्रांच है, क्या इसका कस्टमर बेस है, कौन कौन से चैलेंजेस से ये फेस कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके एग्जैक्ट नंबर ऑफ होल टाइम डायरेक्टर्स को ये डिसाइड कर सकता है। आरबीआई ने अभी बस यहाँ पे ये कहा है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ होल टाइम डायरेक्टर्स होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर बैंक में, वो 2 होना चाहिए इंक्लूडिंग MD एंड CEO। मतलब कि एक MD एंड CEO तो होगा ही, इसके अलावा एक और होल टाइम डायरेक्टर होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन सा बात आरबीआई ने कहा है। अब देखिए, यहाँ पे आरबीआई ने कहा है कि अगर कोई बैंक है जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट पे खरा नहीं उतरता है, अभी अगर हम बात करें तो जरूरी तो नहीं है कि सारे बैंक में 2 होल टाइम डायरेक्टर होगा इंक्लूडिंग MD एंड CEO। बहुत सारा ऐसा बैंक है जहाँ पे होल टाइम डायरेक्टर नहीं है। तो इस केस में यहाँ पे बैंकों को कहा गया है कि वो अपॉइंटमेंट को लेकर के जो प्रपोजल है वो सबमिट करेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35B सबसेक्शन 1 क्लॉज B के तहत, और विद इन 4 मंथ ये प्रपोजल सबमिट करेंगे। देखिए, एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में कहा गया है। सबसे पहले कहा गया है कि अगर कोई बैंक है जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस ऊपर में दिया गया है जिसमें कि मिनिमम रिक्वायरमेंट के बारे में बताया गया है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक के बोर्ड में कम से कम 2 होल टाइम डायरेक्टर होना चाहिए इंक्लूडिंग MD एंड CEO। तो अगर कोई बैंक इस मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता है अभी, तो यहाँ पे उसको अपॉइंटमेंट के लिए जो प्रपोजल होता है वो सबमिट करना पड़ेगा। यानी कि जिस भी व्यक्ति को वो अपॉइंट करेगा उसके लिए जो प्रपोजल्स है वो उसको सबमिट करना पड़ेगा। सबसे पहला बात ये हो गया। अब किस एक्ट के तहत उसको ये प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949
के सेक्शन 35B सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के तहत और कितने दिनों के अंदर उसको ये प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा। तो इस सर्कुलर के इशू होने के 4 महीने के अंदर उसको ये प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा। आई होप आपको ये स्लाइड अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या यहाँ पे कहा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और आरबीआई ने क्या कहा है। इसके बाद देखिए आरबीआई ने क्या कहा है कि अगर कोई बैंक है जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होल टाइम डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर के प्रोविजंस नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। देखिए साधारण शब्दों में अगर मैं आपको कहूँ तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी का एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के ऑपरेशन से जुड़ा हुआ रूल रेगुलेशन होता है कि कंपनी किस तरीके से ऑपरेट करेगा, इसके बाद किस तरीके से डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के प्रोविजंस रहता है, रूल रेगुलेशंस रहता है। तो यहाँ पे अगर कोई बैंक है जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होल टाइम डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर के प्रोविजंस नहीं है, तो यहाँ पे उन बैंकों को कहा गया है कि सबसे पहले वो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करेंगे और उसके बाद वो इस रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करेंगे। ये यहाँ पे आरबीआई ने बैंकों को कहा है। साथ ही में देखिए यहाँ पे आरबीआई ने कहा है कि जो भी इंस्ट्रक्शन इस सर्कुलर में बताए गए हैं उस इंस्ट्रक्शंस को पालन करने के दौरान बैंकों को जो दूसरे नियम कानून है वो भी अच्छे से पूरा हो, उसको भी ध्यान रखने का जरूरत है। ये भी आरबीआई के द्वारा यहाँ पे कहा गया है। तो ये सारा बात हो गया इस सर्कुलर में, एक एक बात को हमने डिस्कस किया। आई होप आपको सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आता है तो आप आसानी से कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में हम आपको जरूर बताएंगे उसका सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।